नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। एक नजर हेडलाइंस पर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम की बैंकों को चिट्ठी, कहा बिना उनकी अनुमति के पार्टी के खातों से ना निकाले जाए पैसे। गवर्नर आज दोपहर बाद पहुंचेंगे चेन्नई, दोनों गुट पेश कर सकते हैं दावा। यूपी में पहले दौर के लिए आज शाम थमेगा प्रचार। बीजेपी, कांग्रेस, एसपी समेत सभी दलों ने झोंकी पूरी ताकत। यूपी और मणिपुर में आखिरी दौर के लिए जारी होगी अधिसूचना। मनमोहन सिंह पर प्रधानमंत्री के बयान की विपक्ष ने की तीखी आलोचना। राहुल गांधी ने कहा संसद और राष्ट्र की गरिमा को पहुंची चोट। बजट सत्र के पहले हिस्से का आज आखिरी दिन। आतंकी हमले रोकने में नाकाम रही केंद्र सरकार। गृह मामलों की स्थायी समिति ने संसद में पेश की रिपोर्ट, कहा नहीं सीखा पठानकोट हमले से सबक। भारत और बांग्लादेश के बीच आज से हैदराबाद टेस्ट थोड़ी देर में होगा शुरू। करुण नायर की जगह टीम में शामिल हो सकते हैं अजिंक्य रहाणे। बजट सत्र के पहले हिस्से का आज आखिरी दिन है। इस हिस्से में समय से 1 महीने पहले आम बजट और रेल बजट को एक साथ पेश किया गया। कल राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। इससे पहले प्रधानमंत्री ने चर्चा का जवाब देते हुए नोटबंदी को देश हित में लिया गया फैसला करार दिया। साथ ही वहीं मनमोहन सिंह पर दिए गए बयान पर विरोध जताते हुए कांग्रेस ने वॉकआउट किया। सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नोटबंदी का मकसद काले धन और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है। नोटबंदी के फैसले को सही ठहराते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ाई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। ईमानदार व्यक्ति को ताकत तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि बेईमानों के प्रति कठोरता नहीं बरती जाएगी। और इसलिए इन कदमों का अल्टीमेट लाभ ईमानदार शक्तियों को बल मिलने वाला है, ऐसा हमारा स्पष्ट मत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में कहीं इतना बड़ा फैसला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का फैसला विश्वविद्यालयों के लिए अध्ययन का विषय हो सकता है। आरबीआई की ताकत बढ़े, उसके निर्णय सरकार ने आकर के किए हैं। हमने आरबीआई एक्ट संशोधन करके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की स्थापना की। ये कई वर्षों से उसकी चर्चा चल रही थी, कोई नहीं कर रहा था, हमने की। इस समिति को मॉनेटरी पॉलिसी संचालन की पूरी स्वायत्ता दी गई। इस समिति के प्रमुख आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई के 2 अधिकारी के अलावा 3 विशेषज्ञ इसके सदस्य हैं। इस समिति में केंद्र सरकार का एक भी सदस्य नहीं रखा गया। हालांकि प्रधानमंत्री के जवाब के बीच अवरोध भी पैदा हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर टिप्पणी का कांग्रेस ने विरोध किया। बाद में कांग्रेस के सभी सांसद सदन से वॉकआउट कर गए। इससे पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नोटबंदी के फैसले की वजह से लाखों मजदूर बेरोजगार हुए हैं। ठीक है, जरूर पता नहीं कब होगा। अभी जीडीपी टूटी है, वित्त मंत्री कहते नहीं, दुनिया कहती है टूट रही है। रोजगार टूट गया। प्रधानमंत्री का वो गुजरात में मोरबी शहर है जो सिरेमिक कैपिटल माना जाता है, वहां से 4 लाख वर्कर वापस चला गया। खेत मजदूर वापस चला गया खेत मजदूर। तभी तो मनरेगा की मांग बढ़ी है, क्योंकि खेत मजदूर लौट गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी विपक्ष के सारे आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से भारतीय अर्थव्यवस्था को भविष्य में फायदा मिलेगा। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री के मनमोहन सिंह पर बयान की कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने टिप्पणी को दुखद बताते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री ने संसद और देश की गरिमा को चोट पहुंचाई है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल और सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने भी मनमोहन सिंह पर लगाए आरोपों को गलत बताया है। कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रधानमंत्री जिस भाषा में बात कर रहे हैं वो निंदनीय है। उनको ये नहीं मालूम कि क्या वाक्य इस्तेमाल करना चाहिए, किस सोच के साथ बात कहनी चाहिए, क्या कहना चाहिए, वो क्या नहीं कहना चाहिए। ये समझते हैं कि वो पाक हैं और हम सब ब्लैक मार्केटर हैं। मैं समझता हूं कि
हम ये सहन नहीं कर सकते और जब तक प्रधानमंत्री जी माफी नहीं मांगेंगे हम उनको इस सदन में बोलने नहीं देंगे। Very, very demeaning, and it is something which is not expected of a sitting Prime Minister to speak about in such disparaging language about a former Prime Minister when he is sitting himself in the House. This is not parliamentary democracy, but they are taking it towards a level of their own, a dictatorship. मजदूरी भुगतान संशोधन विधेयक 2017 कल राज्यसभा से पारित हो गया। बिल में मजदूरों को चेक के अलावा डिजिटल भुगतान के जरिए सीधे खाते में मजदूरी देने का प्रावधान है। केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि इससे श्रमिकों को वेतन भुगतान में पारदर्शिता आएगी। मजदूरी भुगतान संशोधन विधेयक 2017 पर राज्यसभा में चर्चा का जवाब देते हुए श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि इस विधेयक से मजदूरों का शोषण रुकेगा और उनके श्रम का सम्मान होगा। It is going to strengthening his all payment of wages, and that too the minimum wage. As minimum wage, our people are telling, in 11 years the minimum wage was not increased. This government, led by Narendra Modi ji, have increased the unskilled agriculture C category worker have increased to 42% in this year. विपक्षी दलों ने मजदूरों को कैश के बजाय चेक या अकाउंट में मजदूरी देने के फैसले को अव्यवहारिक बताया। इसके साथ ही सरकार का ध्यान मजदूरों की व्यवहारिक मुश्किलों की तरफ दिलाया। प्राइवेट में तो और भी स्थिति खराब है, उधर तो हायर एंड फायर, तुम नहीं आए तो चले गए, कल तुम्हारा पैसा नहीं है, जाओ जो तुमसे वो कर लेना। कहाँ यूनियन की स्थिति, कौन उसके सामने लड़ने वाला और कौन लड़ता है उसके बारे के अंदर। अपने शहरों में तो खाते होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो खाते खुलाने में हिचकते हैं। अब अगर उनको चेक के माध्यम से कोई पेमेंट मिलता है तो वो उसमें जमा करके नहीं निकाल सकते, वो अपना खाते ही नहीं खुलवाते। तो ये एक व्यावहारिक इसमें कमी है जिसको मजदूर नहीं मानने को तैयार है। The harsh reality is that 80% of women don't have bank accounts in India, and more than 50% of workers don't have bank accounts till date. Unlike the cash transaction, that is the basic purpose of the corporate service, government behind imposing this bill via ordinance route, not the welfare of the labor in the least. Certain other factors. Minister must clarify the position, whether it is applicable to only organized sector or it is applicable to informal sector, unorganized sector. 1936 के मजदूरी भुगतान अधिनियम का संशोधन करने वाले इस बिल को लोकसभा से मंगलवार को मंजूरी मिली थी। इसके तहत कामगारों की मजदूरी का भुगतान सीधे बैंक खाते या चेक से करने का प्रावधान किया गया है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में आज आम बजट 2017-18 पर चर्चा की शुरुआत होगी, वहीं लोकसभा में इस पर आगे की चर्चा होगी। लोकसभा में कल चर्चा के दौरान नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था की हालत पर बार बार सवाल उठे। विपक्ष की तरफ से कहा गया कि सरकार के इस फैसले से उद्योग और खेती को नुकसान हुआ है, साथ ही इस फैसले से रोजगार पर भी असर पड़ा है। वहीं सत्ता पक्ष ने इस बजट को गरीबों की तरक्की का रास्ता बताया। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद वीरप्पा मोइली ने कहा कि ये बजट कोई उम्मीद नहीं जगाता। उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वृद्धि दर घट रही है, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी निवेश कम हो रहा है और नोटबंदी के फैसले के बाद अब जीडीपी दर भी कम से कम 1% कम रहने की आशंका है। उन्होंने काले धन और भ्रष्टाचार समाप्त करने के सरकार के दावे को भी गलत करार दिया। This budget is an anti-climax. Economy has been ruined by this present government in the name of legacy, and the another 2 years we don't expect to improve the country. बीजेपी की तरफ से चर्चा में हिस्सा लेते हुए सांसद हुक्मदेव नारायण यादव ने इसे गरीबों के कल्याण का बजट बताया। उन्होंने कहा कि बजट में सामाजिक क्षेत्र पर जोर दिया गया है। नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने उस माँ के दर्द को समझा और उस गर्भिणी माताओं के लिए 6,000 रुपया भोजन के लिए दिया। सीपीएम सांसद पी करुणाकरन ने नोटबंदी के बाद सहकारी समितियों की परेशानी से जुड़े मसले को उठाया। What was the reason? Really, the cooperative sector in Kerala is the lifeline of the people.
in almost all the sectors. Even we are entering in the public sector, public market to control the price rise. So I request the government to take away all the restrictions that were imposed. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सांसदों ने राज्य पुनर्गठन विधेयक में किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया, तो सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने भी सरकार की सिंचाई योजना से जुड़े दावे पर सवाल उठाए। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। संसदीय समिति ने रक्षा प्रतिष्ठानों पर आतंकी हमले रोकने में नाकामी को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। गृह मामलों की स्थायी समिति ने कहा कि सरकार ने पठानकोट एयरबेस आतंकी हमले से सबक नहीं सीखा है। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट बुधवार को राज्यसभा के पटल पर रखी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकी हमले रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के बावजूद जम्मू कश्मीर के पंपोर, उड़ी, बारामूला, हंदवाड़ा और नगरोटा में लगातार आतंकी हमले हुए हैं। समिति ने इस पर भी हैरानी जताई कि पहले से अलर्ट जारी होने के बावजूद आतंकी किस तरह उच्च सुरक्षा वाले एयरबेस में घुसने में कामयाब रहे। बाढ़ और फ्लड लाइट लगाने और बीएसएफ कर्मियों की गश्ती के बावजूद आतंकी भारत में घुसने में कामयाब हो जाते हैं। समिति ने सुरक्षा और खुफिया नेटवर्क को तुरंत और मजबूत करने पर जोर दिया है। रेलवे का नेटवर्क आतंकवादियों के निशाने पर है और उससे निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। ये बात रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय में रेलवे नेटवर्क के लिए आतंकवाद नया खतरा बनकर उभरा है। उन्होंने बताया कि पिछले साल 7 ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें रेलवे नेटवर्क को बम धमाके से उड़ाने की साजिश रची गई। वहीं तोड़फोड़ के 58 जबकि पटरी से छेड़छाड़ के 3 मामले सामने आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सरकार के लिए सबसे अहम है और इसके लिए हर संभव इंतजाम भी किए जा रहे हैं। In the last about 1 year, there have been 7 bomb blast attempts, 58 cases of sabotage, and 3 cases of track tampering attempt to sabotage. But these accidents which have taken place, we have not taken it lightly. We already set up an investigating agency. NIA is investigating into this. You must have read in the newspaper reports that they have arrested some people. We are going into the root cause to prevent it. तमिलनाडु में राजनीतिक संकट के बीच राज्यपाल सी विद्यासागर राव के आज दोपहर बाद चेन्नई पहुंचने की उम्मीद है। इस बीच एआईएडीएम के महासचिव शशिकला ने 131 विधायकों के समर्थन का दावा किया है और जयललिता की मौत को लेकर किसी भी तरह की जांच का सामना करने की बात कही है। उधर मौका मिलने पर बहुमत साबित करने का दावा करने वाले कार्यवाहक मुख्यमंत्री पनीर सेल्वम ने 2 बैंकों को खत लिखकर उनकी अनुमति के बिना पार्टी के खातों से पैसा नहीं निकालने को कहा है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके में वर्चस्व की लड़ाई तेज हो गई है। पार्टी में सत्ता के संघर्ष के बीच अब सबकी निगाहें आज दोपहर बाद चेन्नई पहुंच रहे गवर्नर सी विद्यासागर राव पर टिकी हैं। शशिकला और पनीर सेल्वम गुट दोनों राज्यपाल से मुलाकात की तैयारी में हैं। इस बीच 131 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाला शशिकला गुट विधायकों को अज्ञात स्थान पर ले गया है, तो उनके समर्थक सांसद एम थम्बीदुरई समेत 10 सांसद दिल्ली पहुंच गए हैं। थम्बीदुरई ने दिल्ली पहुंचने के बाद एक बार फिर कार्यवाहक मुख्यमंत्री पनीर सेल्वम के दावे को खारिज किया। already resigned. Okay. What is the use of speaking about him? Already resigned accepted by the governor. Okay. Then what he will prove? उधर पनीर सेल्वम भी पार्टी विधायकों के समर्थन पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि मौका मिलने पर वो सदन में अपना बहुमत साबित कर देंगे। पनीर सेल्वम ने पार्टी कोषाध्यक्ष पद से हटाने को भी संविधान के खिलाफ बताया और 2 बैंकों को खत लिखकर उनकी अनुमति के बिना पार्टी के खातों से पैसा नहीं निकालने को कहा। उनके समर्थक सांसद वी मैत्रेयन ने कहा कि तमिलनाडु की जनता पनीर सेल्वम के साथ है। After our Chief Minister OPS made the announcement yesterday night, you would have been seen across the state there has been a groundswell of support both in terms of the party cadre as well as the public at large. So the people of Tamil Nadu are today with OPS. एआईएडीएमके में बगावत की शुरुआत मंगलवार रात हुई थी, जब कार्यवाहक मुख्यमंत्री ओ पनीर सेल्वम ने अचानक जयललिता की समाधि पर पहुंचने के बाद दबाव में इस्तीफा देने की बात कही। बहरहाल एआईएडीएमके में सत्ता संघर्ष के बीच अब सबको इंतजार राज्यपाल सी विद्यासागर राव के अगले कदम का है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अब जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद
आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण के लिए आज अधिसूचना जारी की जाएगी। इस चरण में 40 सीटों पर 8 मार्च को मतदान होगा। जिन 7 जिलों में वोटिंग होनी है उनमें वाराणसी, सोनभद्र और भदोही शामिल हैं। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 16 फरवरी है, जबकि 17 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 20 फरवरी को नाम वापस ले सकेंगे। वहीं मणिपुर में भी दूसरे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी की जाएगी। इस चरण में 22 सीटों पर 8 मार्च को मतदान होगा। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 16 फरवरी है, जबकि 17 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 20 फरवरी को नाम वापस लिए जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश में शनिवार को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। इस चरण में 15 जिलों की 73 सीटों पर मतदान होगा। इनमें मुजफ्फरनगर और शामली जिले शामिल हैं। प्रचार थमने के बाद मतदान के दिन तक इन इलाकों में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा चुनाव आयोग किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखे हुए है। 2012 के चुनाव में 73 सीटों में से समाजवादी पार्टी और बीएसपी को 24-24 जबकि बीजेपी को 11 सीटें मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गाजियाबाद रैली में अखिलेश यादव के कामकाज पर सवाल उठाए। उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने पर भी तंज कसा। उन्होंने दावा किया कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद विकास का वनवास खत्म होगा। अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री ने खराब कानून व्यवस्था के लिए अखिलेश सरकार की खूब निंदा की। उत्तर प्रदेश में सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गाजियाबाद में रैली की। उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अखिलेश डरे हुए हैं, इस वजह से कांग्रेस का सहारा लेने को मजबूर हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस को डूबती नाव बताया। उस विकास के वनवास को समाप्त करके 14 साल के बाद फिर उत्तर प्रदेश में विकास की धारा बहाने का चुनाव है। प्रधानमंत्री ने राज्य के सत्ताधारी दल की आलोचना करते हुए कहा कि अखिलेश यादव को पिछले 5 साल के काम का हिसाब देना चाहिए। राज्य में खराब कानून व्यवस्था के लिए भी अखिलेश सरकार को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। जब 2019 का चुनाव आएगा, ये मोदी सामने से आकर के हिसाब देगा, सामने से आकर। अभी तो जिम्मेवारी आपकी है, आप जवाब दीजिए। आपने उत्तर प्रदेश की जनता की भलाई के लिए क्या काम किया? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले 2 चरणों में 11 और 15 फरवरी को चुनाव होना है। पहले चरण के मतदान में मेरठ, सहारनपुर मंडल की 73 सीटों पर वोटिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी कल बिजनौर और रामपुर में चुनावी सभाएं की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मायावती विकास के नाम पर पत्थर के हाथी लगवाती हैं, जबकि बीजेपी काले धन के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बिजनौर के कीरतपुर में कहा कि प्रधानमंत्री ने काले धन के नाम पर देश को गुमराह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री बताएं कि नोटबंदी से देश को क्या फायदा हुआ और कितना काला धन बाहर आया। उन्होंने कहा कि बुआई के वक्त नोटबंदी करके प्रधानमंत्री ने किसानों की कमर तोड़ दी है और उनका बहुत नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद जीते, सरकार बन गई। बताओ, गरीबों, किसानों, नौजवानों के लिए एक भी काम किया हो तो बता दो। कोई काम नहीं किया। आप तो याद करो वो वादा जो तुमने किया था कि गरीबों को 15 लाख रुपए हम अकाउंट में पहुंचा देंगे। हम तो कहते हैं 15 लाख छोड़ो, अरे 15,000 रुपए हमारे लिए भेज दिए होते तो बहुत बड़ी बात होती। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पुलिस भर्ती को आसान बनाने का काम किया है। उन्होंने दावा किया कि 55 लाख परिवारों को समाजवादी पेंशन दी गई है। साथ ही वादा किया
कि समाजवादी पेंशन का दायरा बढ़ाया जाएगा और महिलाओं से बसों में आधा किराया लिया जाएगा। इतनी आसान बातें किसी ने की हो तो बता दो। हमारे नौजवानों को पढ़ लिख करके 10वें के बाद 12वें के बाद या कोई काम अपना करना चाहे, उस रोजगार के लिए हम काम करना चाहते हैं। इसलिए साथियों, आने वाले समय में नौजवान साथियों नौकरी और रोजगार की कैसे इंतजाम हो सके, हम समाजवादी पार्टी के लोग इस दिशा में काम करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने प्रदेश का सारा पैसा पत्थरों पर लगा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्थर वाली सरकार की नेता कह रही हैं कि अब हम स्मारक नहीं बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने कल उत्तर प्रदेश के लिए घोषणा पत्र जारी किया। इसमें किसानों, युवाओं पर खास ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए भी कई योजनाओं का जिक्र है। उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4 चुनावी जनसभाएं करके प्रधानमंत्री पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी हाथरस, खुर्जा, हापुड़ और गाजियाबाद में चुनावी जनसभाएं की। उन्होंने प्रधानमंत्री की नीतियों की जमकर आलोचना की। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार किसानों, गरीबों और युवाओं की अनदेखी कर रहे हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर सिर्फ बड़े कारोबारियों और अमीरों के हितों में काम करने का आरोप लगाया। किसान अपना खून पसीना देता है, यहाँ आलू उगाता है, यहाँ इतना बनता है, आप खून पसीना देते हो, मगर फायदा आपको नहीं मिलता। फायदा किसी और को मिलता है, चुने हुए लोगों को मिलता है। उधर पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बुधवार को घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें पारदर्शी, ईमानदार और जवाबदेह सरकार देने का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में उत्तर प्रदेश कौशल और रोजगार मिशन शुरू करने और अगले 5 साल में 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का जिक्र है। समाज के हर एक वर्ग को बराबर के अवसर प्राप्त किए जाएंगे। विशेष रूप से किसानों, मजदूरों, वर्कर और जो गैर संगठित संस्थाएं हैं, उनके लिए अलग अलग कार्यक्रम बने हैं। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर कांग्रेस ने नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ एक नया कानून बनाने का वादा किया है। इसके अलावा पुलिस लोकपाल की नियुक्ति करने और बड़े पैमाने पर जेल सुधार का भरोसा भी दिया गया है। इसके साथ ही कमजोर तबकों को आर्थिक सहायता, बैंक लोन, किसान कर्ज माफी और किसानों को सस्ती बिजली, पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण का भी वादा किया गया है। सामाजिक व्यवस्था के अंदर किस तरह से समाज के हर व्यक्ति को सरकार के साथ में सीधा जोड़ा जाए, उस तरह के प्रावधानों को ज्यादा छूट दी जाएगी। कांग्रेस ने छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन, मुफ्त लैपटॉप और साइकिल वितरण के समाजवादी सरकार के कार्यक्रमों को विस्तार देने का भी वादा किया। कन्या सशक्तिकरण योजना शुरू करने का वादा भी इसमें शामिल है, जिसके तहत हर लड़की को 18 साल की होने पर 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब कुछ और अहम खबरें। आरबीआई ने नीतिगत ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं की है। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल का मानना है कि बावजूद इससे बैंक कर्ज सस्ता कर सकते हैं। केंद्रीय बैंक ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए विकास दर अनुमान घटाकर 6.9% कर दिया है। ब्याज दरों में कटौती की आस लगाए लोगों को झटका लगा है। मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए आरबीआई ने नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट 6.25 और रिवर्स रेपो रेट 5.75% पर बरकरार रखा गया है। मौद्रिक नीति समिति ने नोटबंदी का महंगाई पर पड़ने वाला अस्थायी प्रभाव को ध्यान रखते हुए ये फैसला लिया है। हालांकि आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल का मानना है कि अभी भी बैंकों के पास कर्ज दरों में कटौती की पूरी गुंजाइश है। For the lending rates to come down because our policy rate came down by 175 basis points and the weighted average lending rate has come down at most by about 85-90 basis points. So I think there is scope for some more transmission. आरबीआई ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए विकास दर का अनुमान घटाकर 6.9% कर दिया है। अगले साल जीडीपी की विकास दर 7.4% होने की उम्मीद जताई जा रही है। जनवरी से मार्च के बीच महंगाई दर 5% से नीचे रहने का अनुमान जताया गया है। We need to move closer to 4. Secondly, the non-food, non-fuel part of the CPI index
has been stubborn at about 4.8, 4.9 since September. आरबीआई ने नोटबंदी के बाद बचत खाते से निकासी की सीमा को 13 मार्च के बाद खत्म करने का ऐलान किया है। पहले दौर में 20 फरवरी के बाद 24,000 की सीमा को बढ़ाकर 50,000 रुपए किया गया है। ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने के लिए साइबर सुरक्षा के उपाय सुझाने के लिए आरबीआई ने एक कमेटी बनाई है। इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने अपना प्रवर्तन विभाग बनाने का फैसला किया है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। अमेरिका में नई सरकार बनने के बाद कानून में बदलावों की कोशिशें जारी हैं। बुधवार को सेनेट में ग्रीन कार्ड से संबंधित एक विधेयक पेश किया गया, जिसमें स्थायी निवास की चाह रखने वालों की तादाद 50% तक कम करने का प्रस्ताव है। विधेयक पारित होने से लाखों भारतीय प्रभावित होंगे जो अमेरिका में बसने की उम्मीद रखते हैं। अमेरिका फिलहाल 10 लाख नागरिकों को ग्रीन कार्ड जारी करता है, जिसे घटाकर 5 लाख तक करने का प्रस्ताव है। डेमोक्रेट पार्टी के सांसदों की ओर से पेश इस बिल को सत्तारूढ़ रिपब्लिकन सांसदों का भी समर्थन हासिल है। फिलहाल एक भारतीय को ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए 10 से 35 साल का समय लगता है। ऐसे में बिल पारित होने पर यह इंतजार और बढ़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्याय व्यवस्था की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि अदालतें सियासी हो गई हैं। ट्रंप ने कहा कि अदालतें यात्रा प्रतिबंध पर सोचे समझे फैसले दे रही हैं। ट्रंप का यह बयान एक अपीलीय अदालत के उस निर्देश पर आया है जिसमें अदालत ने यात्रा प्रतिबंध के उनके फैसले पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने पूछा था कि क्या राष्ट्रपति के फैसले का मकसद मुस्लिम देशों के नागरिकों को निशाना बनाना था। कोर्ट ने अमेरिकी न्याय विभाग से राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा बताने के लिए भी कहा था। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू करने को निचले सदन से मंजूरी मिल गई है। कल इससे जुड़े विधेयक के पक्ष में 494 सांसदों ने मतदान किया। इसके साथ ही ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने की राह आसान हो गई है। हालांकि ब्रेक्जिट की प्रक्रिया जारी रहेगी। सरकार ने इसके लिए 31 मार्च तक का समय तय किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ब्रिटेन की संसद ने यूरोपियन यूनियन नोटिफिकेशन ऑफ विड्रॉल विधेयक पेश किया गया था, जिसे मंजूरी मिलने के बाद ही ब्रेक्जिट प्रक्रिया शुरू की जा सकती थी। भारत और बांग्लादेश के बीच अब से कुछ देर बाद हैदराबाद में एकमात्र टेस्ट मैच खेला जाएगा। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। भारतीय टीम में करुण नायर की जगह अजिंक्य रहाणे को शामिल किया गया है। बांग्लादेश की टीम तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान के बिना उतरेगी। बांग्लादेश का भारत में यह पहला टेस्ट मैच होगा। भारतीय टीम न्यूजीलैंड और फिर इंग्लैंड को सीरीज हराकर इस मैच में उतरेगी। वहीं बांग्लादेश ने हालिया टेस्ट मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है। बात खास शख्सियत की, मशहूर अभिनेत्री नादिरा की आज पुण्यतिथि है। 5 दिसंबर 1932 को जन्मी नादिरा ने महबूब खान की फिल्म आन से अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने ज्यादातर फिल्मों में नकारात्मक किरदार निभाए। उन्हें शोहरत मिली राज कपूर की फिल्म श्री 420 से। नादिरा ने दिल अपना प्रीत पराई, पाकीज़ा, जूली, सागर और तमन्ना जैसी मशहूर फिल्में की। आज ही के दिन साल 2006 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। प्रभाकर में हेडलाइंस। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम की बैंकों को चिट्ठी, कहा बिना उनकी अनुमति के पार्टी के खातों से ना निकाले जाएं पैसे। गवर्नर आज दोपहर बाद पहुंचेंगे चेन्नई, दोनों गुट पेश कर सकते हैं दावा। यूपी में पहले दौर के लिए आज शाम थमेगा प्रचार। बीजेपी, कांग्रेस, एसपी समेत सभी दलों ने झोंकी पूरी ताकत। यूपी और मणिपुर में आखिरी दौर के लिए जारी होगी अधिसूचना। मनमोहन सिंह पर प्रधानमंत्री के बयान की विपक्ष ने की तीखी आलोचना। राहुल गांधी ने कहा संसद और राष्ट्र की गरिमा को पहुंची चोट। बजट सत्र के पहले हिस्से का आज आखिरी दिन। आतंकी हमले रोकने में नाकाम रही केंद्र सरकार। गृह मामलों की स्थायी समिति ने संसद में पेश की रिपोर्ट। कहा नहीं सीखा पठानकोट हमले से सबक। भारत और बांग्लादेश के बीच आज से हैदराबाद टेस्ट। टॉस जीतकर भारत का पहले बल्लेबाजी का फैसला। करुण नायर की जगह अजिंक्य रहाणे को टीम में जगह। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए मेरे साथ लोकतंत्र 2017।